हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक ही होंगे। और पढ़ाई अपना हम लोग पढ़ रहे थे रेखा एवं कोण, है ना, लाइन और एंगल्स के बारे में सीख रहे थे। आज उसी में एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, है ना। इसमें थोड़ा आगे सीखेंगे। क्या है सीखना कि देखिए, जब दो समांतर रेखा को जैसे दो समांतर रेखा टू पैरेलल लाइन है, एक लाइन AB है और एक लाइन CD है, टू पैरेलल लाइन है। तो पैरेलल लाइन किसको बोलते हैं? दो समांतर रेखा क्या होता है कि दोनों के बीच की दूरी हमेशा बराबर होना चाहिए। मतलब AB लाइन और CD लाइन एक कहीं पे आगे जाकर इंटरसेक्ट नहीं करता हो। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे ये A है, ये AB लाइन है और ये BC लाइन है, सॉरी एक CD लाइन है और ये आगे चल के इंटरसेक्ट करता हो, तो ऐसा नहीं, ये पैरेलल लाइन नहीं कहलाएगा, यानी ये समांतर रेखा नहीं कहलाएगा। समांतर रेखा का मतलब होता है दोनों रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा बराबर होना चाहिए, है ना। तो ये हम पीछे के वीडियो में भी बता चुके हैं कि समांतर रेखा के दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा बराबर होता है, ठीक है। टू पैरेलल लाइन का डिस्टेंस ऑलवेज इक्वल होता है और वो इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। मतलब वो कहीं पे आगे चल के आगे कितना ही बड़ा खींच देंगे, है ना, तो हमेशा दोनों के बीच की दूरी बराबर होगा, ये कहीं पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। तो देखिए, आज हम ये सीखेंगे कि जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा मान लीजिए EF एक रेखा है ना। AB और CD दो समांतर रेखा है, पैरेलल लाइन है। इसको थर्ड लाइन EF है जो इंटरसेक्ट कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है AB को इस पॉइंट पे और CD को इस पॉइंट पे, है ना। इसको नाम भी दे सकते हैं कि O पॉइंट और P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है ना। तो यहाँ पे कितने कोण का बनता है? यहाँ से बहुत से एंगल का फॉर्मेशन होता है, 8 एंगल का फॉर्मेशन होता है ना। तो उस एंगल का में आपस में क्या संबंध है और उस एंगल का प्रॉपर्टीज क्या है और उस एंगल का नाम क्या है, उस कोण को हम क्या बोलते हैं, उसके बारे में समझेंगे आज। देखिए, कहता है, हम यहाँ पे लिखे हैं, जब दो रेखाएं आपस में समांतर हो तथा एक अन्य तिर्यक रेखा इन समांतर रेखाओं को काटती हो तो निम्न कोण बनते हैं, है ना। देखिए कौन कौन से कोण बनते हैं? संगत कोण, एकांतर कोण, अंतः कोण, बहिष्ठ कोण। अगर इंग्लिश में बोले तो टू पैरेलल लाइन हो, है ना, टू पैरेलल लाइन है, उसको थर्ड लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पे बहुत से एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, बहुत सा कोण बन रहा है। तो कौन कौन से कोण बनता है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बनता है, अल्टरनेट एंगल बनता है, इंटीरियर अपोजिट एंगल बनता है और एक्सटीरियर अपोजिट एंगल बनता है, ठीक है। तो हम एक एक करके समझेंगे कि संगत कोण किसको कहेंगे और संगत कोण का संगत कोण का प्रॉपर्टीज क्या है, इसका गुण क्या है। फिर अल्टरनेट एंगल के बारे में समझेंगे कि अल्टरनेट एंगल, और आज अच्छे से समझ लेना है कि फिर कभी भी दोबारा हमको ना पढ़ना पड़े इसके लिए, ठीक है, कि संगत कोण, एकांतर कोण, अंतः कोण, बहिष्ठ कोण, है ना, अंतः एकांतर कोण, अंतः संगत कोण क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, आज अभी हम संगत कोण के बारे में बताते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में पहले समझते हैं। देखिए, यहाँ टोटल कितने एंगल बन रहे हैं? 8 एंगल बनेंगे। कैसे? देखिए, ये एंगल 1 हो गया, ये एंगल 2, है ना, ये एंगल 2 हो गया, एंगल 3, एंगल 4, है ना, 4 गो कोण बना। तो उसी प्रकार यहाँ पे भी 4 कोण बनेगा, 4 एंगल बनेगा, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8, ठीक है। संगत कोण किसको कहेंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, एंगल्स क्या होते हैं? तो देखिए, एंगल 1 जो होगा ना, वो एंगल 5 का कॉरस्पॉन्डिंग होगा, संगत कोण होगा। एंगल 4 होगा, वो एंगल 6 का कॉरस्पॉन्डिंग होगा, यानी एंगल 4 एंगल 6 का संगत कोण होगा। एंगल 3 एंगल 8 का संगत कोण होगा। एंगल 2 एंगल 7 का संगत कोण होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा। ये कब होता है? कि जब दो समांतर रेखा को एक तीसरी रेखा है EF है जो प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये रिलेशन बनता है कि एंगल 3 एंगल 4 एंगल 6 का संगत कोण होगा, एंगल 1 एंगल 5 का संगत कोण होगा, एंगल 3 एंगल 8 का संगत कोण होगा, एंगल 2 एंगल 7 का संगत कोण होगा, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा। तो ये संगत कोण के बीच में क्या संबंध है, क्या रिलेशन होता है? तो संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। तो इक्वल होते हैं तो हम लिख सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 7, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 8, है ना। मतलब कोण 1 इज इक्वल टू 5, है ना, 4 इज इक्वल टू 6। देखिए, जो
यहाँ इक्वल कहने का मतलब हुआ कि एंगल 1 का अगर वैल्यू दे दिया है और एंगल 5 का वैल्यू पूछता है ना, फाइंड करने कहता है, तो आप ज्ञात कर लीजिएगा। अगर मान लीजिए कि एंगल 1 = 70 डिग्री दिया हुआ है और पूछता है कि एंगल 5 का वैल्यू क्या होगा, तो आप बोलिएगा कि करस्पॉन्डिंग एंगल से, संगत कोण से एंगल 1 = एंगल 5, यानी एंगल 5 = भी कितना होगा, 70 डिग्री होगा। ठीक है। उसी प्रकार एंगल 4 का वैल्यू दे दिया है और एंगल 6 का वैल्यू पूछता है ना, या किसी का भी वैल्यू पूछता है, तो ये सब निकल जाएगा। अगर कोई एक एंगल का वैल्यू दिया हुआ है ना, तो ये सभी एंगल का वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे। लेकिन आप रिलेशन जानेंगे तो, है ना, जैसे देखिए ये वर्टिकल अपोजिट एंगल होगा, शीर्षाभिमुख कोण हो गया। एंगल 1 एंगल 3 का शीर्षाभिमुख कोण हो गया, वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गया। एंगल 6 एंगल 7 का वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गया। एंगल 5 एंगल 8 का वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गया। तो आप अगर मान लीजिए कि एंगल 4 आपको मालूम है, तो इस एंगल 4 = एंगल 2 होगा वर्टिकल अपोजिट एंगल से, तो ये भी आपको मालूम हो जाएगा। और एंगल 4 = एंगल 6 होगा करस्पॉन्डिंग एंगल से, संगत कोण से, तो ये भी मालूम होगा। इसका अपोजिट ये हो जाएगा। और देखिए यहाँ एक सीधी रेखा है, तो एक स्ट्रेट लाइन है, और ये एक तिर्यक रेखा मतलब ट्रांसवर्सल लाइन है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक सीधी रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, एक सीधी रेखा है, तो इस पर 180 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो ये भी तो एक सीधी रेखा है, तो यहाँ पे भी 180 डिग्री का कोण बनेगा, है ना। ये हम पिछले चैप्टर में पढ़ाए थे कि एडजेसेंट एंगल, ये दोनों आपस में एडजेसेंट एंगल हुए, लीनियर पेयर ऑफ एंगल भी हुए। तो लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री होता है, तो अगर एंगल 4 मालूम है तो एंगल 1 भी फाइंड हो जाएगा। 180 में से ये एंगल 4 का माइनस कर देंगे तो एंगल 1 आ जाएगा, और एंगल 1 आ जाएगा तो इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल से एंगल 3 भी फाइंड हो जाएगा। और एंगल 4 मालूम है तो एंगल 2 भी वर्टिकल अपोजिट एंगल से फाइंड हो जाएगा। और एंगल 4 = डायरेक्ट आप एंगल 6 अगर फाइंड करना चाहते हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल से आप एंगल 4 = एंगल 6 फाइंड कर सकते हैं, है ना। एंगल 4 का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो एंगल 6 भी बता सकते हैं, कोण 6 का मान भी बता सकते हैं। तो ये अभी हम करस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में बता रहे थे, है ना। तो करस्पॉन्डिंग एंगल समझ में आ गया होगा। तो करस्पॉन्डिंग एंगल का प्रॉपर्टीज क्या होता है कि करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होते हैं, मतलब संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। देखिए ये भी संगत कोण है, एंगल 2 एंगल 5 का संगत करस्पॉन्डिंग एंगल है, एंगल 3 एंगल 6 भी करस्पॉन्डिंग एंगल है, लेकिन ये इंटीरियर करस्पॉन्डिंग हो गया। और एंगल 1 एंगल 7 का करस्पॉन्डिंग है, लेकिन ये एक्सटीरियर करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, मतलब बहिर्संगत कोण हो गया। एंगल 4 एंगल 8 का भी करस्पॉन्डिंग एंगल है, लेकिन ये बहिर्संगत कोण हो गया, समझे। तो संगत कोणों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। अब आगे है एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल। तो देखिए ये शब्द से ही पता चल रहा है कि एकांतर कोण यानी अल्टरनेट एंगल। ये अल्टर होगा मतलब एक दूसरे के अल्टर मतलब एकांतर होगा, ठीक है, अल्टर होगा। तो देखिए एंगल 3 जो होगा वो एंगल 5 का अल्टरनेट होगा। एंगल 3 = एंगल 5। एकांतर कोण का भी प्रॉपर्टीज होता है ना कि एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी अल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो एंगल 3 = एंगल 5 होगा। ये एकांतर कोण हुए। देखिए एकांतर कोण कौन कौन है, अगर हम बोले कि एंगल 3 तो एंगल 5 का अल्टरनेट एंगल है ना। एंगल 2 एंगल 6 का अल्टरनेट एंगल है। एंगल 4 एंगल 7 का अल्टरनेट है। एंगल 1 एंगल 8 का अल्टरनेट है ना। तो लेकिन ये एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल हो गया और ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल हो गया, यानी बाह्य एकांतर कोण और अंतः एकांतर कोण। तो एकांतर कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो एंगल 3 = हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 5, और एंगल 2 = एंगल 6, ठीक है। अब आगे देखिए, तो आप यहाँ पे फाइंड कर लीजिएगा। अगर एंगल 3 = मान लीजिए दिया हुआ है 80 डिग्री, है ना, और कोई देता है कि एंगल 5 का वैल्यू क्या आएगा, तो एंगल 5 = भी 80 डिग्री होगा। कोई पूछेगा क्यों, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है, एकांतर कोण है, तो एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, तो ऐसे फाइंड कर लीजिएगा, है ना। एंगल 4 का अल्टरनेट एंगल 7 है, लेकिन ये एक्सटीरियर अल्टरनेट है। एंगल 1 का भी अल्टरनेट एंगल 8 है, लेकिन ये एक्सटीरियर मतलब बहिर् एकांतर कोण हो गया, ठीक है। अब आगे समझेंगे कि अंतः कोण क्या होता है और अंतः कोण के क्या रिलेशन है, अंतः कोण में क्या रिलेशन मतलब उसमें क्या प्रॉपर्टीज है। तो देखिए अंतः कोण मतलब दो
समांतर रेखाओं के अंदर का कोण, तो देखिए ए बी एक रेखा और एक सी डी रेखा है, तो इसके अंदर में कौन कौन कोण बन रहा है, एंगल 3 बन रहा है। एकांतर कोण तो बता दिए, अब यहाँ अंतर कोण बताना था। एकांतर कोण में लिख देते हैं यहाँ पे कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, ठीक है। अब अंतर कोण, इंटीरियर अपोजिट एंगल, तो इंटीरियर अपोजिट एंगल, इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, तो एंगल 3, एंगल 2, एंगल 6, एंगल 5, ये सब क्या है, इंटीरियर है। अंतः कोण है, अंतः कोण है ना। तो अंतः कोण में क्या रिलेशन होता है कि दो अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यानी एंगल देखिए, एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री होगा। या एंगल 2 प्लस एंगल 3 भी बोले तो भी 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो इसमें से मान लीजिए एक को कोई एंगल दे देता है, एंगल 2 का वैल्यू दे देता है, तो एंगल 3 आप फाइंड कर लीजिएगा। 180 में से मान लीजिए एंगल 2 इज इक्वल टू दिया हुआ है 70 डिग्री, तो एंगल 3 पूछ रहा है, तो एंगल 3 इज इक्वल टू क्या होगा, 180 माइनस 70 इसमें से माइनस कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 110, ठीक है। तो एंगल 3 फाइंड हो जाएगा। तो अंतः कोण, दो अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। यानी द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, ये समझ गए। अब बहिष कोण क्या होता है, तो बाहर का कोण, इस शब्द से ही पता चल रहा है, एक्सटीरियर अपोजिट एंगल। बहिष कोण, तो बहिष कोण क्या है, एंगल 4, एंगल 1, एंगल 8, कोण 8, कोण 7, एंगल 7, ये क्या है, बहिष कोण हो गए, ये बहिष कोण हो गए। मतलब जो समांतर रेखाओं के बाहर हो, है ना, दो समांतर रेखाओं का बाहर हो। तो देखिए ये बाहर में है 4, 1, 7, 8, है ना। और बहिष कोणों का, दो बहिष कोणों का योग भी 180 डिग्री होता है। यानी अगर हम बोलें कि एंगल 4 प्लस एंगल 8 कितना होगा, तो 180 डिग्री होगा, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम बोले कि एंगल 8 प्लस 7 कितना होगा, एंगल 8 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। अगर हम बोले कि एंगल 7 प्लस 1, एंगल 7 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू भी 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो अगर आपको दे देता है कि एंगल 1 का वैल्यू दे देता है, एंगल 1 इज इक्वल टू दिया हुआ है 55 डिग्री, है ना। तो आप पूछ देता है कि एंगल 7 इज इक्वल टू वाट, है ना। तो आप 180 में से माइनस कर लीजिएगा, 180 माइनस 55 डिग्री, ठीक है। तो 10 में से 5 गया 5, 7 में से 5 गया 2, यानी 125 डिग्री, है ना। तो ऐसे आप फाइंड कर लीजिएगा। तो ये समझ गए होंगे आप। आज के लिए इतना ही, है ना, फिर वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।